नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव के पहले जो परिणाम सामने आए थे, उसके एग्जिट पोल जो सामने आए थे, उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर नजर आई थी। लेकिन मतगणना के पहले जो परिणाम और एग्जिट पोल सामने आया है, उसमें दोनों सरकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपना बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरूजी भार्गव और रामचंद्र गिरी जी। आप दोनों का श्री महाकाल लोक टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। भार्गव जी, आप बताइए, 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर आपका क्या मानना है? ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये इसका जो परिदृश्य मुझे समझ में आ रहा है, जिस प्रकार से मैंने रिपोर्टिंग की है और जिस प्रकार से मेरे पास फीडबैक आया है, मैंने काफ़ी गहराई से जाकर इसका विश्लेषण करने की कोशिश की है। तो जो मुझे परिदृश्य दिख रहा है वो 2018 का जैसा ही एक परिदृश्य उभरते हुए दिख रहा है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा, 116 का मैजिक फिगर है 230 की विधानसभा में मध्य प्रदेश में जी। तो जो उभरता हुआ मेरे को सिनेरियो दिख रहा है वो लगभग 2018 की ही तर्ज पर उभरता हुआ दिख रहा है, जिसमें अगर किसी पार्टी को अगर बहुमत मिलता भी है तो बड़ा सिंपल मेजॉरिटी होगी, मतलब लगभग 117 से 120-22 तक की। जी, तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का जो मेजरमेंट हो रहा है और एग्जिट पोल अभी सामने आ रहा है, हाँ, तो किसकी सरकार बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है? देखिए, जैसा कि एग्जिट पोल्स अभी सामने आए हैं पिछले 2-3 दिनों में, वो लगभग 10 से 12 एजेंसीज ने अलग अलग चैनल्स के लिए और इंडिविजुअली भी, प्राइवेटली भी उन्होंने जो सर्वे पेश किए हैं और जो अखबारों में भी आए और टीवी में भी आए, उसमें जो पिक्चर आया है पोल ऑफ पोल्स जो है, उसका ये दिखाता है कि 12 एजेंसियां या 10 एजेंसियों के बीच भी दुविधा है। उन्होंने जो पिक्चर पेश किया, तो जो लार्जर पिक्चर सामने आ रहा है वो कोई एक पर्टिकुलर या एक परफेक्ट पिक्चर दे के नहीं आ रहा है। मतलब वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो हमारे पोलस्टर्स हैं ये भी कंफ्यूज दिख रहे हैं या एक मुद्दे को लेकर वो मतलब सहमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी कांटे की टक्कर है और कोई एक राजनीतिक दल कोई बहुत लहर पर सवार होकर 150 सीट के आसपास आएगा, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है। जी, गिरी जी, मेरा सवाल आपसे है कि भाजपा ने जो चुनाव लड़ा है, तो इसमें शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि लाडली बहना योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपका क्या मानना है इसको लेकर के? देखिए, हम कर्नाटक देखें इसके पहले, या इसके पहले हिमाचल देखें और छत्तीसगढ़, राजस्थान गवर्नमेंट जिस तरह से महिलाओं को लेकर के काम कर रही थी, कर्नाटक में कांग्रेस ने निश्चित रूप से 12 गारंटियों में वो शामिल किया था। तो उसी को देखते हुए कमलनाथ जी ने जब महिला सम्मान निधि की बात की कि 1500 रुपये प्रति माह हम देंगे, सिलेंडर 500 में देंगे, तो बहुत दिनों तक तो सरकार का कोई रिएक्शन नहीं था कि कांग्रेस की योजना है। लेकिन जब कर्नाटक के परिणाम आए और उससे लगने लगा तो एक इमीडिएटली बैठक हुई कि भाई महिला जो वोटर्स हैं उसको रिझाने के लिए कुछ न कुछ किया जाएगा। और निश्चित रूप से ये चुनाव हम 4 महीने या 5 महीने पहले देखें तो एक तरफा दिख रहा था कि कांग्रेस यानी कि क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन बहुत कुछ डैमेज के कंट्रोल किया। तो वो इसी तर्ज पे था कि कांग्रेस महिला सम्मान निधि ला रही थी, 1500 की एक राशि, बड़ी राशि थी और कहीं ना कहीं महिलाओं का आक्रोश था। तो बीजेपी ने काफ़ी कुछ उस योजना से डैमेज कंट्रोल किया है, लेकिन एन वक्त पर ये डैमेज कंट्रोल करना कहीं यानी लोकतंत्र की दृष्टि से ठीक है कि जन कल्याण के लिए ये सारी बातें होना चाहिए, लेकिन एक बेहतर सरकार जो होती है वो जब से शपथ लेती है तब से वो उन योजनाओं पे काम करती तो ज़्यादा बेहतर रहता। मुझे लगता है कि इसका असर लाडली बहना का हुआ है, लेकिन जितना भाजपा को लाभ होना था शायद वो उतना लाभ नहीं उठा पाएगी, क्योंकि ये योजना बहुत जल्दबाजी में लागू की। जी, मतलब जनता के लिए ये है कि योजना जैसे सरकार बनती है तब से ही लागू की जाती है, तब जाके जनता उनका समर्थन कर पाती है। रूप से एक मैंडेट जो मिलता है वो आपके घोषणा पत्र पे मिलता है, सरकार को उस पर काम करना चाहिए।
आप देखेंगे कि पिछला घोषणा पत्र जो भाजपा ने दिया था उसमें महिला कल्याण के लिए होगा, लेकिन कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि 1,000 रुपये देंगे, 1250। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जनता को लुभाने का काम है, मतलब चुनाव के जस्ट पहले योजना लागू करना। रूप से यानी कि चुनाव कोई लोक लुभावन योजनाएं जो लेकर के आती हैं, और आप पूरा चुनाव देखेंगे तो केवल और केवल लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर के ही भाजपा के पास एक बचाव पक्ष था, क्योंकि चूंकि विपक्ष एक सशक्त विपक्ष था, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार गिरी थी और एक बड़ी संख्या विधायकों की थी, तो उसको देखते हुए भाजपा को लग रहा था कि यदि यह सशक्त विपक्ष यदि सरकार को इसी तरह घेरता रहा तो कौन सा वोट बैंक बचेगा। तो उन्होंने ताबड़तोड़ में लाडली लक्ष्मी बहना को लेकर के आए, और कहीं न कहीं यदि भाजपा का आधार बचा है या कहीं भाजपा फाइट में है या सरकार बनाने के लिए जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं या कांटे की टक्कर, जैसे निरुप जी ने बताया कि कांटे की टक्कर है, तो इस टक्कर में भाजपा तभी बनी हुई है जब ये लाडली लक्ष्मी योजना है। नहीं तो यदि पूरे चुनाव परिदृश्य से लाडली लक्ष्मी योजना को हटा लिया जाए तो भाजपा कहाँ खड़ी है, किन मुद्दों पे खड़ी है, ये समझा जा सकता है। भार्गव जी, आप बताइए कि जैसे शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे हैं लाडली बहना को लेकर ही, तो उनके पास सिर्फ मात्र एक ही तरीका है, तो क्या लगता है आपको चुनाव में इसका असर होगा क्या लाडली बहना का, या लाडली बहना चाहती है शिवराज दोबारा आए? निश्चित रूप से लाडली बहना का जो योजना शुरू की गई है, ये डायरेक्ट बेनिफिट है कैश का, और औसतन एक घर में 1 और 2 महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। एक घर में 3-3 महिला सदस्य भी हैं जिनका लाभ मिल रहा है। तो आप सोचिए कि एक महिला को अगर पिछले 5 साल में लगभग 5,000 रुपये 5 महीनों में अगर 5,000 रुपया मिल चुका है, तो इस प्रकार घर में अगर 15,000 रुपये या 10,000 रुपये आया है, तो कहीं ना कहीं ये जो महंगाई है या जो भी आवश्यकताएं होती हैं दैनिक ज़रूरतों की, या महिलाओं को की अपनी एक निधि होती है, उसमें कहीं ना कहीं ये राशि 5,000 रुपया या 10,000 रुपया कम नहीं होती है। तो इसका, और ये मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 60 लाख महिलाएं मतदाता हैं, उसमें से उन्होंने लगभग 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को इसका प्रथम चरण में इसका लाभ दिया है। तो और ख़ास कर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो योजना लाई गई थी, ये इस आधार पे लाई गई थी कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ था, उसका जो आउटपुट हुआ था और उसके बहुत विस्तार से इसकी समीक्षा की गई थी, तो उसमें ये तथ्य सामने आया था कि जो महिलाएं हैं वो जो पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी का मत प्रतिशत था, उसमें बीजेपी को महज 0.5%, ओनली 0.5% की मामूली बढ़त थी, लेकिन वो सीटों के मुकाबले में कांग्रेस से 5 सीटें पीछे रह गई थी। और जब वो महिलाओं के प्रतिशत की बात आई थी तो 42% महिलाओं ने कांग्रेस को और 40% महिलाओं ने बीजेपी को दिया था। और एक व्यापक तौर पर जब बात सामने आई तो ये बात सामने आई कि जो हरिजन मतलब जो दलित वोट है या जो ट्राइबल वोट है या जो गरीब तबका है, उसमें कांग्रेस ने काफ़ी बढ़त बनाई हुई थी भाजपा के मुकाबले। तो भाजपा के जो रणनीतिकार हैं और जो उनका श्रेष्ठी वर्ग है, उन्होंने इस पर काफ़ी मंथन किया, और कर्नाटक के चुनाव और हिमाचल के चुनाव जिसमें कांग्रेस ने एक लोकप्रिय वादे करके गारंटी दे के माध्यम से जो लीड बनाई थी, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए या अपनी एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार की 18 साल की है भाजपा की मध्य प्रदेश में, उसको कम करने के लिए या वाइप आउट करने के लिए उन्होंने जो है इस प्रकार की रणनीति बनाई। और जिसका प्रतिसाद ये रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ये दावा ठोक रही है कि वो उसको जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री आ रही है या वो जो है प्रचंड बहुमत लेके आ रही है। तो उनका दावा अपनी जगह है, और एग्जिट पोल में कुछ कतिपय एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें भी उनकी बात की पुष्टि होती दिखाई दे रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है या मेरा जो अपनी स्टडी है वो ये बताती है कि लाडली लक्ष्मी बहना भाजपा को अधिकतम 2% का स्विंग दे सकती है, ना कि 6 या 7% का। तो वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, तो इसको लेकर के आपका क्या मानना है? ये कांग्रेस के ये हसीन सपने हैं। कांग्रेस ने जो है ये इलेक्शन मध्य प्रदेश की जनता पर, आम मतदाताओं पर छोड़ दिया था कि चूंकि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और भाजपा के मंत्री और विधायकों के खिलाफ लोगों में काफ़ी आक्रोश है, उसको भुलाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ अपने कैंडिडेट खड़े कर देना है और चुनाव लड़ना है। लेकिन हकीकत में जब हमने देखा
अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, तो हमने पाया कि कैंडिडेट अपने दम पे ही चुनाव लड़ रहा था, उसका संसाधनों की भयंकर कमी थी। इसके अलावा कोई स्टार प्रचारक हमको दिखाई नहीं इस चुनाव में। और संगठन की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस में संगठन कहीं की इस्लाम की कुछ चिड़िया तो हमने देखी ही नहीं। लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं अभी भाजपा और कांग्रेस दोनों का जो एग्जिट पोल आ रहा है मतगणना के पहले, वो बराबर बैलेंस बनाए हुए हैं। वो इसलिए बनाए हुए हैं बैलेंस क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें जैसा कि आप जानती हैं, उसमें लगभग आप समझिए कि 100 सीटों पर त्रिकोणात्मक मुकाबला है, जहां पर करीब 35 सीटों पर भाजपा के बागी लोग निर्दलीय बनके या अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भी लगभग 3 दर्जन कैंडिडेट्स जो है विद्रोही होकर या अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार 3 राष्ट्रीय दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये भी 100 से ज़्यादा सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं। तो ये जब ये सब लोग और इन सब ने ताकत झोंकी है, बराबरी से ताकत झोंकी है, तो ये जब इतनी सारी पार्टियां जब ताकत झोंकती हैं तो उसका परिणाम ये रहता है कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता है। तो इस बार आपको जो इजाफा वोटिंग परसेंटेज में दिख रहा है उसका एक कारण ये भी है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी काफ़ी मेहनत की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और छात्र छात्राओं ने, कॉलेजों ने काफ़ी मेहनत की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसके लिए काफ़ी कैंपेन चलाया था लोगों ने। उसका भी एक ये प्रतिफल है कि इस बार हमको वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है। तो ये सब बातें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि जो भी इलेक्शन होगा वो काफ़ी क्लोज जाएगा। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि जहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, उनके जीत का प्रतिशत और उनके मतों का अंतर काफ़ी होगा बनिस्बत कांग्रेस के अधिकांश उम्मीदवार औसतन 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 के अंदर अंदर जीतेंगे। गिरी जी, मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उसका क्या इस चुनाव में कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को निश्चित रूप से मैंने मध्य प्रदेश के चुनाव के मायने में देखा जाना चाहिए। युवाओं में और विशेषकर कांग्रेस से जुड़े जो युवा वर्ग हैं उनमें इस यात्रा के माध्यम से एक ऊर्जा का संचार हुआ था। हम यदि उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज करें तो ये एक कि ठीक भी नहीं होगा। राजनीतिक परिदृश्य में इसको भी आकलन किया जाना चाहिए। और जिस तरह से कोई पार्टी का प्रमुख या एक आइकॉन जो होता है और वो इस तरह से यदि यात्राओं पर निकलता है तो बहुत सारे मुद्दों से अवगत होता है, ज़मीनी हकीकत को जानता है, कई क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होती है और बहुत सारी विस्तार से सारी चर्चाएं, चिंतन वगैरह होता है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में आए थे और उन्होंने विशेषकर उन युवा कैंडिडेटों से बात की जो कई चुनावी दौड़ में थे, टिकट की दौड़ में थे, और उन्होंने यानी कि स्पेशली इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यानी कि न केवल भाजपा, नरेंद्र मोदी और इस राज्य की सरकार पर प्रहार किए, बल्कि उन्होंने युवाओं को भी अपने साथ जुटाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा, भले वो निर्णायक स्थितियां निर्मित नहीं करे, लेकिन हम राजनीति में या चुनाव के परिदृश्य में उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये कांग्रेस की रणनीति पर सारा कुछ निर्भर करता है कि वो उस युवाओं के आक्रोश को या युवाओं को जो जोड़ा गया है उसकी सकारात्मक क्षमता को पार्टी के पक्ष में कितना प्रतिशत भुनाने में सफल रहे हैं। हमने जो परिदृश्य देखा है कि निश्चित रूप से जिस तरह की निरुक्त जी बता रहे थे कि 2018 का परिदृश्य है, उज्जैन में 4 सीटें कांग्रेस जीती थी, 3 भाजपा जीती थी। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन युवाओं में आक्रोश भी है, किसानों में आक्रोश है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कटाक्ष किया था तो स्थितियां कोई ज़्यादा बदली नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना को छोड़ दे तो बाकी क्षेत्रों में आप देखिए कि किसानों को यूरिया संकट के लिए जूझना पड़ा है, बिजली संकट के लिए जूझना पड़ा है। यानी किसान वर्ग नाराज है, युवा बेरोजगारी से जिस तरह से जूझ रहा है। आज ही हमने एक खबर देखी कि स्थितियाँ ये है कि आपके शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है। आम जनता यदि जाएगी तो कहाँ जाएगी, उसको कहीं ना कहीं निजात मिलना चाहिए। मजदूर वर्ग न्याय के लिए यानी कि भटक रहा है। शासकीय भूमि का जिस तरह से
प्राइवेट यूज़ के लिए दी जा रही है या उसकी नीलामी की जा रही है, और उसके एवज में जो उद्योग धंधे स्थापित किए जाने थे वो कोई रिप्लेस नहीं हुआ है, तो युवा एक भटकाव की दिशा में कहाँ जाएंगे। आपने यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लिया है, स्टडी प्रोग्राम्स लिया है, कोर्सेस लिया है, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, उसके बनस्पत रिप्लेसमेंट चाह रहा है। तो एक सशक्त योजना रिप्लेसमेंट की नहीं है तो युवा कहाँ देखेगा। अब कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इन सब स्थितियों को देखते हुए क्या योजना बनाई और क्या उसको वो वोट में तब्दील कर पाए हैं, ये सब कुछ परिणाम पर निर्भर करेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जनता भी परिवर्तन चाहती है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो योजनाएं लागू नहीं हो पा रही है तो जनता भी चाहती है कि उनके लिए सुख सुविधाएं हो, जैसे हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, ऐसी कई सारी चीजें हैं। निश्चित रूप से देखिए, चुनाव आता है तो बहुत सारे राजनीतिक दलों को मजबूरी में भी अपने मैनिफेस्टो में ये सब शामिल करना होता है, और चुनाव का मतलब ये है कि आप किस तरह से जनता की सेवा करेंगे। लेकिन जब परिवर्तन की बात होती है तो परिवर्तन उसी बात पे होता है कि आप जनता के उस जो आपको मैंडेट दिया है उस पर आप खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। तो परिवर्तन की लहर कतई नहीं थी, ये कहना भी बेमानी होगा। यानी परिवर्तन था, और बहुत यानी कि मैं कह रहा हूँ आपको, फिर कह रहा हूँ कि 4-5 महीने का आप परिदृश्य देखेंगे उसके पहले का, तो यानी कि कांग्रेस के लिए ये साफ चीज़ें थी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को भी अब ये लगने लगा कि वो जिस तरह से 1500 रुपये की सम्मान निधि की योजना ले आए, तो बीजेपी ने, भाजपा ने ताबड़तोड़ बैठ के करके और लाडली लक्ष्मी बहना पे काम शुरू किया और 2-3-4 किस्तें उन्होंने डाल भी दी। तो वो और 450 रुपये का सिलेंडर, तो देखिए कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा कि हम भेदभाव करेंगे और 500 रुपये का सिलेंडर किसी को नहीं देगा। लेकिन भाजपा के रणनीतिकारों ने बड़ी यानी कि इसको इस दृश्य में कहें कि उन्होंने बड़ी चतुराई से ये बात कह दी कि लाडली लक्ष्मी योजना का जिसको लाभ मिल रहा है उसको 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन सिलेंडर तो महिलाओं के नाम पर थोड़ी होते हैं क्या? तो निश्चित वो कहीं ना कहीं वो उस योजना को कारगर यानी कि अमली जामा नहीं पहना पाए। कहीं यानी समाचार पत्रों ने, मीडिया संस्थानों ने ये बेबाकी से कहा भी कि आपने घोषणा कर दी कि हम 450 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन कितने तक पहुंचा। और उज्ज्वला योजना की तो हालत ये थी कि जितने कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए थे तो 1150 रुपये का सिलेंडर आपने सब्सिडी खत्म कर दी है। तो वो जो उज्ज्वला योजना में लाभार्थी महिलाएं थी वो तो 1150 रुपये का सिलेंडर ही नहीं भरवा पा रही थी। आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए, उन्होंने कभी एक रिफिल नहीं किया सिलेंडर। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता खड़ी करने वाली बातें थी। तो इन्हें चिंता तो विपक्ष ने खड़ी की निश्चित रूप से। और चुनावी जिस तरीके से मालवा अंचल में यदि इतना बेहद सुरक्षित क्षेत्र मानती यदि भाजपा, तो यहाँ पे आप देखिए अमित शाह जी आए, उसके बाद आपके पीयूष गोयल जी आए, तमाम नेताओं को आपने यहाँ पर बुलाया। सिंधिया जी 3-4 जगह सभा करके गए। तो भाजपा की चिंता थी कि क्योंकि ये वर्ग कट रहा था कहीं ना कहीं, और यदि कटता तो निश्चित रूप से भाजपा को बड़ा नुकसान होता। मालवा बेल्ट चूँकि एक निर्णायक रहा है कि मालवा बेल्ट ने जिस पार्टी को अधिक सीटें दी है और प्रदेश में सरकार उन्हीं की बनती है। एक चीज़ और है अनिल जी, गिरी जी, मेरा एक और सवाल है इसमें ही कि जो भाजपा ने अभी टिकट दिया वो मंत्रियों को दिया है, तो क्या रीज़न रहा है इसका? देखिए टिकट ऐसा नहीं है कि आप सांसद और विधायक को उतारा है इसमें। नहीं, निश्चित रूप से देखो ये पार्टी की अपनी रणनीति थी। और उज्जैन में जैसे 3 उनके रूलिंग एमएलए थे, उसमें से जो 6 बार के भाजपा विधायक रहे पारस जैन, उनका टिकट काटा भी है। अब वो काटने के पीछे के दृश्य में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने एक नया चेहरा भी दिया। बाकी यथावत उन्होंने बहादुर सिंह चौहान को महिदपुर से दिया है, दक्षिण से मोहन जी को दिया है, और तराना घटिया में भी उन्होंने नए चेहरे दिए हैं, और नागदा में भी नया चेहरा उतारा है उन्होंने। तो ऐसा देखिए पार्टी को चिंता थी, और वो उनकी अपनी रणनीति होती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तय करते हैं। और उनका चूँकि पार्टी चुनाव लड़ती है तो पार्टी को तय करना होता है कि किस चेहरे पे वो दाव लगाएंगे। तो अब ये उनका अंदरूनी मामला, हम उस पर नहीं कहते, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो रूलिंग एमएलए को आप देंगे तो
यानी कि वो एंटी इनकम्बेंसी अपना काम करती है। और कांग्रेस को भी बराबर ये खतरा है कि उन्होंने जो उनके 4 रूलिंग एमएलए थे वो चारों को टिकट दिया है, तो निश्चित रूप से कि यदि एंटी इनकम्बेंसी विधानसभा क्षेत्र में देखी जाए तो उन पुराने चेहरों में भी कांग्रेस को नुकसान। भार्गव जी, मेरा सवाल आपसे है कि जैसे बीजेपी दे रही है 450 रुपये में गैस सिलेंडर, वैसे ही कांग्रेस ने भी दावा किया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर महिलाओं को दिया जाएगा। तो इसका इन्होंने कांग्रेस ने कहा है कि हर किसी महिला को या सबको दिया जाएगा, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ लाडली बहना योजना जिसको मिल रही है उसी को दिया जाएगा। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? हाँ, ये बात काफ़ी विरोधाभासी बात है और इसी उलझन में ये लाडली बहना का बहुत इम्पैक्ट हमको नहीं दिख रहा है। उसका कारण ये है कि ये जो योजना बनाई गई है कि 1,000 देंगे और क्रमशः उसको 250 रुपये बढ़ाते हुए 3,000 रुपये तक ले जाएंगे। तो अभी तक वो 4 महीने में 1,250 रुपये तक आए हैं। और गैस की टंकी देने के मामले में भी उन्होंने जो है राडार लगा दिए तमाम किस्म के, किसको देंगे, इसको नहीं देंगे, उसको देंगे, इसको नहीं देंगे। तो अर्थात ये हुआ कि आधी से ज़्यादा आबादी को तो आप छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और लाडली बहना में भी काफ़ी परिवर्तन किया गया, कई बार चेंजेस हुए हैं उसमें। जी हाँ। तो ये देखिए आप, इसके बरक्स अगर आप वहाँ चलेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी 4-5-6 महीने उनके खिलाफ तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ उबाल है। और वहाँ का जो मिजाज है, वहाँ का जो रिवाज है राजस्थान का, वो हर 5 साल में वहाँ निज़ाम बदल देता है। लेकिन इस बार क्या कारण है कि तमाम जो है सर्वे हैं वो काफ़ी टक्कर दिखा रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को। और कुछ सर्वे तो अशोक गहलोत को या कांग्रेस को ज़्यादा जीता हुआ बता रहे हैं वहाँ। और अशोक गहलोत की जो मुख्यमंत्री के रूप में पसंदगी वाला मामला है, उसमें भी वो काफ़ी आगे हैं वसुंधरा राजे से या किसी अन्य प्रतिस्पर्धी से। तो वहाँ ये कारण इसलिए बना है कि वहाँ पर अशोक गहलोत ने जो उनको बेनिफिट देने हैं वो उन्होंने सबको दिए हैं। वहाँ पर हर महिला या पुरुष को या गैस की टंकी वाला मामला है वो हर परिवार को उन्होंने वो बराबरी से दिया है। और ये आर्थिक योजनाएं भी जो उन्होंने बनाई हैं, और ख़ासकर जो उनकी वो चिरंजीवी योजना है 25 लाख रुपए की, जो ये हेल्थ वाला इशू जो है कि हम जो है 25 लाख रुपए तक का कोई इलाज करवाना हो या उपचार कराना हो या सर्जरी करानी हो, ऑपरेशन कराना हो, तो 25 लाख रुपए तक सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। तो जो उन्होंने एक समता वाला फॉर्मूला रखा व्यापक समाज को ऑब्लाइज करने के लिए या लाभान्वित करने के लिए, जो उनकी ये आई है, योजना आई है, वो कहीं कारगर साबित होती दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में शायद कुछ आर्थिक तंगी है या शिवराज जी को सिर्फ इतना ही ख्याल था कि हम जो है शेड्यूल कास्ट की या दलित वर्ग से या पिछड़े वर्ग से या गरीब वर्ग से या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले में लोगों को ही वो सिर्फ ये समझ रहे थे कि शायद यही कमज़ोर लोग हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि हर समाज में, हर वर्ग में और हर जाति में और हर फिरके में गरीब ही रहता है। तो उन्होंने वो गरीब की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ ली है। इसका कारण ये है कि ये मतलब ब्रह्मास्त्र था भाजपा के लिए। ये जो योजना ये लाए हैं लाडली बहना योजना, ये मेरे जानकारी के हिसाब से ये भाजपा के लिए ब्रह्मास्त्र था इसलिए क्योंकि ये चल नहीं पाए। और इस न चलने का कारण ये रहा कि नरेंद्र मोदी जी और जो सेंट्रल की लीडरशिप थी, अमित शाह या जो भी केंद्रीय मंत्री आए, वो केंद्रीय मुद्दों को ही जनता के सामने रखते रहे, चाहे वो मामला 370 का हो, 3 तलाक का हो, या देश के विकास का हो, चंद्रयान की सफलता का हो, या फिर जो है राम मंदिर के जो 22 तारीख को जो शिलान्यास होकर दर्शन का सिलसिला शुरू होने वाला वो हो। इस प्रकार की जो बातें थी या विकास के विषय हों, उनको उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को ही गिनाने में और भुलाने में लगा दिया समय। और उन्होंने मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप थी, इतना लोकप्रिय चेहरा था मामा का, शिवराज जी का, जो ये योजना लेके आए थे और जिन्होंने एकदम मतलब कहें कि बड़े उलटफेर के लिए संभावना खड़ी कर दी थी कि हम जो है इसको ब्रह्मास्त्र पे चलेंगे। तो लेकिन हुआ क्या, जब चुनाव प्रचार हुआ तो नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े चेहरे के रूप में दिखे। शिवराज जी जो मुख्यमंत्री 18 साल से, उनको अन्य 8-9 लोगों के मुकाबले बराबरी से एक जैसा चेहरा दिखा दिया कि 5 इधर ये और 5 इधर ये, और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े। तो भाजपा जो है, मेरे को ऐसा लग रहा है, हालांकि अभी परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, उसके हाथ में जो एक ये अमोघ अस्त्र लगा था, ये लाडली बहना वाला या 450 रुपये की टंकी वाला या दोनों का बेनिफिट वाला,
उसको शायद वो बहुत प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई या उसको ज़्यादा प्रचारित नहीं कर पाई किसी भी कारण से। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो सफलता की उम्मीदें सजो रहे हैं वो शायद उनको उतनी सफलता ना मिले। चलो वो तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा, 3 दिसंबर की जो मतगणना होगी उसके बाद ही देखेंगे। जी भार्गव जी, मेरा सवाल आपसे एक और ये है कि उज्जैन में 7 विधानसभा है, जी जी, तो सातों जगह किसका प्रदर्शन सबसे बेस्ट और बेहतर दिखाई दे रहा है? आपका क्या मानना है इसमें? सातों ही सीट के अपने अपने समीकरण हैं। जी। देखिए ये चुनाव जो था ये इस बार काफ़ी कुछ कैंडिडेट्स के ऊपर आके केंद्रित हुआ था कि कैंडिडेट की छवि कैसी है जी। उसके बाद रिसोर्सेज किस प्रकार के हैं, उसकी जो टीम है वो किस प्रकार की है, और कुल मिलाकर उसका जो व्यवहार रहा है या परफॉर्मेंस रहा है बीइंग एमएलए और बीइंग मिनिस्टर। तो जो 7 विधायक थे उसमें से अधिकांश एक आध को छोड़ दिया जाए तो पिछले बार में 6 विधायक तो लड़ ही रहे हैं चुनाव। एक आध विधायक को छोड़ा है, उत्तर के विधायक को, अधिकांश जगह तो एक आध और छोड़ा होगा, तो 2 जगह छोड़ा है, तो अधिकांश एक ही जगह छोड़ा है। तो 7 में से लगभग वही चेहरे फिर से रिपीट किए गए हैं। तो विनिंग कैंडिडेट्स तो वही आए हैं, एमएलए को रिपीट ही किया, एक को छोड़ के। 7 में से 6 विधायक लड़ रहे थे, उसमें एक मंत्री को कोई वापस टिकट दिया है। तो इनका परफॉर्मेंस क्या रहा इसको जनता ने बहुत बारीकी से देखा है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय विषय होते हैं या प्रादेशिक विषय होते हैं उनका अपना एक महत्व रहता है, लेकिन ये आप ये समझिए कि कम से कम 50% आधा मतलब जो विषय है चुनाव का जो विषय प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं उसमें से हमको लगता है कि ये काफ़ी कुछ चुनाव जो है लोकलाइट हो गया था, स्थानीय मुद्दों पर यह केंद्रित हो गया था। उस लिहाज से लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने प्रतिनिधि चुनने को प्राथमिकता दी है। और ये जो एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही है ये स्थानीय विधायकों के संबंध में थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी विधायक ने अगर अच्छा काम नहीं किया परफॉर्मेंस के लेवल पर या व्यवहार के लेवल पर तो जनता उसको नकार देगी। रामचंद्र गिरी जी, आपका क्या मानना है उज्जैन की 7 विधानसभा की सीटों को लेकर के? देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि दोनों दल यानी कि रूलिंग एमएलए को लेकर के एक तरीके से मजबूर थे, यानी कि उत्तर में टिकट काटा पारस जी का, रूलिंग एमएलए थे, लेकिन काफ़ी कुछ विरोध हुआ है ना। 4 जगह तो कांग्रेस जीती हुई थी, इसलिए बीजेपी ने वहाँ पे बदलाव आसानी से कर दिए, लेकिन बीजेपी के लिए भी चेहरे बदल पाना बहुत मुश्किल का काम था। यही मुश्किल कांग्रेस में दिखाई दी, यानी कि बड़नगर से टिकट काटा गया था रूलिंग एमएलए का, मुरली मोरवाल का, लेकिन वहाँ बाद में काफ़ी विरोध हुआ, मुरली मोरवाल ने प्रदर्शन किया तो पार्टी ने मजबूर होकर के वापस से उनको रिपीट कर दिया। तो अब पार्टी मजबूर है रूलिंग एमएलए के आगे, और 7 में से 6 रूलिंग एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं। अब जनता उनको देख रही है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है, योजनाओं का लाभ कितना दिला पा रहे हैं वो। जब जनता मुसीबत में थी तो विधायकों ने कितना साथ दिया, राज्य सरकार से वो उनके अधिकारों के लिए कितना लड़े। तो मुझे जो ज़मीनी हकीकत दिख रही है उसमें यानी कि दोनों पार्टियां आशंकित है, यानी कि हम फिर भी कह सकते हैं कि ज़िले में भाजपा 3 पे थी, तो हो सकता है एक आध सीट में बढ़ोतरी हो उनकी। 4 नए चेहरे हैं उनके पास, 5 नए चेहरे हैं, तो इस तरीके से वो कुछ ज़्यादा सीटें यानी कि 3 से 4 भी सीट हो सकती है। और कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुश्किल थोड़ी सी इस बार इसलिए नज़र आएगी कि 7 में से 4 चेहरे उन्होंने रिपीट किए हैं, 3 जगह जो यानी कि नए चेहरे दिए भी है, तो वहाँ यानी कि इस तरह का कोई ज़्यादा माहौल नहीं दिखा। उनके पास संसाधन नहीं थे, बड़े नेताओं का उनके पास सहारा नहीं था। कांग्रेस गुटबाजी में भी बटी नज़र आई। जहाँ भाजपा अपने एक एक सीट पर ध्यान दे रही थी, वहाँ कांग्रेस ने कभी स्टार प्रचारक को ला करके जनसभा का आयोजन भी नहीं किया। और भाजपा इस चुनाव प्रबंधन के मामले में कुछ आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस जनता के सारे चुनाव लड़ रही है और जनता ने कांग्रेस का कितना साथ दिया ये कल परिणाम बताएगा। भार्गव जी, आप बताइए कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ इस विधानसभा चुनाव में जो योजनाएं लेकर के मैदान में उतरे थे, तो क्या ये योजनाएं सारी ज़मीनी स्तर पर लागू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? सिर्फ जनता को लुभाने का काम था। आपका क्या मानना है इसको लेकर के? क्योंकि लगातार से रिपीट होती जा रही है चीज़ें, हर बार ये योजनाएं लागू करते हैं, लेकिन कितनी अभी तक ज़मीनी स्तर पर लागू की जा चुकी है? तो क्या इस चुनाव में भी ऐसी कुछ चीज़ें होंगी? निश्चित रूप से अगर निज़ाम बदलता है मध्य प्रदेश में तो ये जो योजनाएं नई आई हैं
कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, तो वो उसको लागू करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे उस बात की आशंका है कि वो कितने % में वो प्राथमिकता के आधार पर लागू हो पाएंगी। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में की जो आर्थिक हालत है वो बहुत खस्ता है जी। और अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है, जी। निश्चित ही ये हमारा अनुभव और पूर्व का इतिहास बताता है कि जब दो राजनीतिक दल अलग अलग सत्तारूढ़ रहते हैं केंद्र में और स्टेट में जी। तो उस प्रकार में उनकी शिकायत हमेशा रहती है भेदभाव करने की या सहयोग न करने की या फंड्स काटने की। तो वो मध्य प्रदेश में स्थिति बन सकती है, जो कि हमने जब कमलनाथ जी कुछ समय के लिए अभी बने थे बीच में 2018 में, तो उस समय भी हमने स्थितियाँ देखी थी। इसी प्रकार जो है जहाँ पे बचत हो सकती हैं चीज़ों की या जहाँ हम फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसको लेकर भी जो हमारे राजनीतिक दल हैं या हमारे नेतृत्व है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, वो बहुत प्रायोरिटी के सेक्टर पर पैसा ना खर्च करके बड़ी बड़ी योजना ना बना के वो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उनको वोटों में लोकप्रिय बना सके, लोकप्रियता के लिहाज से वो उनको फ़ायदा दे सके। लेकिन वो जन कल्याण के नाम पर लोगों को जो योजनाएं वास्तविक में चाहिए और जिस प्रकार का प्रशासन जनता अपेक्षा करती है कि उसको नगर निगम में जाए या तहसील कार्यालय जाए या ग्राम पंचायत में किसी काम के लिए जाए तो उसका काम जल्दी हो जाए और बिना पैसे लिए हो जाए, तो यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम उसको इतना नोच लेता है एक आम आदमी को, साधारण आदमी को, कि वो विषय फिर वही कि वही जब 4-5 साल हो जाते हैं, चुनाव का समय आता है, तो लोग फिर वही मतलब अपनी बात व्यथा बोलते रह जाते हैं और वो नई नई बातें करके और नए नए सब्ज बात दिखा के नेतागण नेता नगरी वो जो है उनको किसी भी प्रकार से उनका मतलब उनको डाइवर्ट करके अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं और सत्ता में आके फिर वो सत्ता की सुंदरी में डूब जाते हैं। आम आदमी जो है, जो जनता है, आम आदमी है, युवा है, किसान है, मजदूर है या जो भी टैलेंटेड लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको जिस प्रकार का फोरम चाहिए, जिस प्रकार का प्रोत्साहन चाहिए, उसकी तरफ वो ध्यान न देते हुए वो 4 साल तो वो अपने गणितबाजी में निकाल देते हैं और 5वें साल जाके जब वो नींद उनकी टूटती है तो फिर इस प्रकार की ये लोक लुभावन योजनाएं वो लाते हैं और फिर आकर वो ही एक चक्रव्यूह बना करके और लोगों को वो एक अपना मतलब एक तरीके से कहें कि लोगों को वो भ्रम में रख के अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो जाते हैं और जनता फिर वही रोती रहती है अगले 5 सालों तक। अगर हम उम्मीद करें कि इस प्रकार की चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, क्योंकि कमलनाथ जी एक बहुत ही सीजन्ड नेता हैं। हालांकि ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि कमलनाथ जी जब उम्र दराज हो गए और अपने जो उस स्थिति में है मतलब कि जो अगर 50 या 60-65 साल की उम्र में कमलनाथ जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश को मिलता तो शायद मध्य प्रदेश और भी बड़े स्तर पर होता, क्योंकि उनमें काफ़ी व्यापक सोच है और उनमें बहुत अनुभव है प्रशासन का। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की, शिवराज जी की आपने बात की है, शिवराज जी एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो दिन भर लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन उनके साथ भी दिक्कत ये आती है कि वो प्रशासन पर एक उनकी पकड़ होना चाहिए और जनता को जो डिलीवरी होना चाहिए सिस्टम की चीज़ों की, उसको करने में वो उतने सफल नहीं हुए हैं। काश अगर वो उनको सरकार में आते हैं तो वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो शायद भाजपा के लिए भी, उनके लिए भी और मध्य प्रदेश के लिए भी ये शुभ रहेगा। तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल जो सामने आ रहा है उसको लेकर और मतगणना के जो एग्जिट पोल सामने आए अभी तक, उसको लेकर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अब नतीजा क्या होगा वो तो 3 दिसंबर यानी कल के मतदान गणना के बाद ही पता चलेगा। निरुक्त भार्गव जी और रामचंद्र गिरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है तमाम जानकारी के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। बहुत नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। इसी के साथ लेते हैं विदा, जल्द हाजिर होंगे ऐसे ही कई नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।